हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता फ्रॉम रेजोनेंस से फिजिक्स फैकल्टी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट 2023 का जो एग्ज़ाम था 7 मई को हुआ था, बट मणिपुर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, और वो एग्ज़ाम 6 जून को वहाँ मणिपुर में कंडक्ट हुआ है। तो हमने रेजोनेंस ने उसके वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं आपके लिए, आपको रेफ़र करने के लिए। जो भी स्टूडेंट अब नेक्स्ट 2024 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 23 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है मणिपुर में, वो इनके सॉल्यूशन देखकर चेक कर सकते हैं अपने आंसर। और इसके साथ ही मैं फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ सब्सेप्टिबिलिटी। अब हम ये जानते हैं कि सब्सेप्टिबिलिटी, क्यूरी लॉज आप जानते हैं कि सब्सेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम ये जानते हैं कि सब्सेप्टिबिलिटी जो x है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो कंसेप्ट है ये फेरामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है। डायमैग्नेटिक के लिए x कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पैरामैग्नेटिक के लिए हमसे आंसर पूछा है, आंसर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पूछा है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए x और t में ग्राफ हाइपरबोला होगा, लेकिन यहां ग्राफ पूछा है 1/t में। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, x t के रेसिप्रोकल है, x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर 1/t यहां पर x एक्सेस पे लिया है, तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और ये सेकंड पार्टिकल रेस्ट में। अब इनके बीच इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और हम ये जानते हैं कि कोलिजन के बाद मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो, मतलब पहला वाला पार्टिकल दूसरे को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर तभी मैक्सिमम एनर्जी करेगा जब पहला पार्टिकल कोलिजन के बाद रुक जाए। तो इसकी जितनी भी इनिशियल एनर्जी 100% ट्रांसफर हो गई। तो कोलिजन के बाद क्या होना चाहिए, M1 पार्टिकल जो चल रहा था वो रेस्ट में आ जाए, तो अपनी सारी इनिशियल एनर्जी को उसने ट्रांसमिट कर दिया। और ऐसा तभी होता है जब दोनों ब्लॉक के मास इक्वल होते हैं। मास इक्वल होने पर, इलास्टिक कोलिजन होने पर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा मास विल बी इक्वल। और इक्वल आंसर में ये फर्स्ट आंसर अपना हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट, ग्राउंड एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज। देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी लेवल होता तो 2 होती है एन की वैल्यू। अब यहां एन की वैल्यू 3 है, और एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6। अब n बराबर 3 यहां रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर थर्ड ऑर्बिट में ये एनर्जी होती है। अब हमें क्या निकालना है, द एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। अब आयोनाइज करने के लिए इसके बराबर मैग्नीट्यूड की एनर्जी हमें सप्लाई करनी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी इक्वल होती है, आयोनेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी 1.51 है, तो ये प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर ऑप्शन में देख लो, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ,
देखिए हम अर्थ से एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं और इसकी थ्रो करने की जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो यह एस्केप हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पर चला जाएगा। अब इन्फिनिटी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अर्थ की सरफेस पर और इन्फिनिटी पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में अप्लाई कर रहा हूं, इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी और ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट पर एनर्जी। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो जब ये इन्फिनिटी पर जाएगा, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यह है, काइनेटिक एनर्जी यह है। इनफाइनाइट पर हमने वेलोसिटी v2 एज्यूम की है जो हमें निकालनी है, और इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मास से तो मास कैंसिल कर दें, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है √2gm/r, इसको स्क्वायर किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां जो g इंटू एम बाई आर है, इसकी जगह v²/2 रख दूं तो क्या आ जाएगा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, उससे आंसर आ जाएगा। देखो मुझे V2 निकालना है ना, V1 मुझे कितना दे रखा है, V1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है 22.4, और सारी वैल्यू हमें किलोमीटर पर सेकंड में है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। V1 की वैल्यू लिख देते हैं 22.4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो V2 कितना आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान दी है एग्जामिनर ने, ये 11.2 का डबल ही तो होता है, तो इन दोनों में से 11.2 का कॉमन आएगा और यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, और V2 इज इक्वल टू, ये इसका आंसर आ गया 11.2 इंटू √3। और ये जो इनफाइनाइट पर वेलोसिटी होती है ना, इसको इंटर स्केलर वेलोसिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट, A lens is made up of three different medium as shown in the figure। देखो यहां पर ये एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल ये, तीसरा मटेरियल ये, लेंस तीन अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो तीनों अलग अलग पार्ट की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। मटेरियल पर फोकल लेंथ लेंस की डिपेंड करती है, तो एक तरह से तीन हमारे अलग अलग लेंस हैं, और इन लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इसकी तीन अलग अलग इमेजेस बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट से जो लाइट यहाँ जाएगी उसके लिए पहला वाला लेंस कंसीडर करूंगा, जो लाइट इस तरह से जाएगी उसके लिए दूसरा लेंस, और जो लाइट ऐसे जाएगी उसके लिए तीसरा लेंस। तो टोटल 3 अलग अलग लोकेशन पर इमेज फॉर्म होगी, और हमें ये निकालना था हाउ मेनी रियल इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर साइड। तो 3 इमेजेस बनना पॉसिबल है, 3 अलग अलग इमेजेस बनना पॉसिबल है, क्योंकि हर केस में फोकल लेंथ अलग अलग है। तो आंसर होगा 3। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायमीटर की एवरेज वैल्यू निकालनी है अपन को। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज डायमीटर को निकालने का, मतलब किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं।
एवरेज वैल्यू को निकालने का ये होता है। और यहाँ हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5 रीडिंग है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है। अब इन पांचों क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है, तो देखो नीचे तो 5 से डिवाइड करूंगा, अब इन नीचे पांचों क्वांटिटी को ऐड कर देता हूं, तो क्या आएगा 16.64 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया प्रॉपर वे में डिवाइड करने पर। अब लेकिन देखिए हमारे कंसेप्ट क्या होता है, हमने जो क्वांटिटीज है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस क्वांटिटी जिनको ऐड कर रहे हैं इनमें सब में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है ना, और हमारे जो फाइनल आंसर जा रहा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 4 जा रहे हैं। तो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर राउंड ऑफ करना होता है, तो इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे निकालेंगे, इस लास्ट नंबर को हटाएंगे और लास्ट नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 3.33, ये अपना आंसर होगा। तो सही आंसर अपना ये जाएगा 3.33, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेसिस्टिविटी। देखो स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब कंडक्टिविटी हाईएस्ट है, और हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की, तो सिल्वर इसका सही आंसर होगा। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन में मास की डायमेंशन -1 आएगी, वो अपना ऑप्शन होगा। अब देखो सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला एंगुलर मोमेंटम का ऑप्शन चेक करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है mvr। अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ये इसकी डायमेंशन हो गई ना, इसमें मास की डायमेंशन 1 आ रही है +1, लेकिन हमें वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें मास की डायमेंशन -1 हो, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन को चेक करें, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, यहां P का मतलब पावर, के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, एल लेंथ, θ1 - θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसमें भी अगर के की आप डायमेंशन निकालोगे ना, तो उसमें मास की पावर मास की डायमेंशन -1 नहीं आएगी, उसका रीजन पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर की डायमेंशन ये होती है ना, इसकी m की डायमेंशन 1 आ रही है, जबकि एरिया में, लेंथ में, इसमें m मास आता ही नहीं है, टेम्परेचर में भी नहीं आता। इसका मतलब यहां से k की डायमेंशन निकालोगे तो उसमें मास की पावर 1 होगी, जबकि हमें वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें मास की पावर -1 हो। तो यह आंसर भी इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टॉर्क। टॉर्क एनर्जी के बराबर होता है और एनर्जी में मास की डायमेंशन 1 होती है, तो यह भी गलत आंसर है। एंगुलर मोमेंटम अपना गलत हो ही गया। अब बचा एक ही ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, इससे हमने जी की डायमेंशन निकाली। अब यहाँ m की सिंगल पावर 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की पावर ऊपर -1 आएगी ना, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल
हमें ये दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है, तो हम जानते हैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे उससे वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट किया आर के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी को निकालने के लिए आर पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 कांस्टेंट है और टी का डिफरेंशिएशन होगा 1, आई कैप तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से फिर 2t स्क्वायर का करेंगे तो 4t होगा, ये लिख दिया। वेलोसिटी ये आ गई। अब ये वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में आ रही है और हमें वेलोसिटी का आंसर निकालना है t बराबर 1 सेकेंड में, तो इसमें t बराबर 1 रख दिया, तो t बराबर 1 रखने पे वेलोसिटी ये आएगी। और हमें अब ये जो वेलोसिटी आई, ये हमारे पास वेलोसिटी आई ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2। और देखो x और y कंपोनेंट बराबर हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री पर होगा ना, तो एंगल तो 45, मैग्नीट्यूड है 4√2 और ये पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, वर्क डन, कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क निकालना है। अब देखो ये जो डायग्राम है इसमें ये साइक्लिक प्रोसेस है, एबीसी है। अब इसमें कौन सा आइसोबैरिक प्रोसेस है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा है, प्रेशर कांस्टेंट किस प्रोसेस में है, एबी प्रोसेस में है ना, तो एबी प्रोसेस का वर्क निकालना है। और वर्क प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ होता है, तो इस ग्राफ का एरिया वर्क के बराबर होता है ना, तो हम एरिया से इसका वर्क निकाल लेंगे। अब एरिया किसका लेना है, ये जो ग्राफ यहां दे रखा है ए से बी तक, इसके और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का ये पूरा एरिया लिखना है हमें। अब ये एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। अब ये हाइट तो इसकी कितनी हो गई, यहां से यहां तक की हाइट कितनी दे रखी है, यहां लिखा हुआ है 3 × 10⁻², तो यह हाइट हो गई। और इसकी विड्थ ये वाली डिस्टेंस होगी ना। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, यहां 3 लिख रहा है, यहां 1, तो 3 - 1 के बराबर 2 के इक्वल होगी है। तो अब इससे आंसर क्या आया, 600। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 600। ऑप्शन में कहां है, ये है, तो ये अपना आंसर।